नमस्कार दोस्तों। आज जो विषय मैं आपके सामने लेकर आया हूं वो विषय आज पूरे दिन चर्चा में रहा और वो विषय था छत्तीसगढ़ सेक्स सीडी का। और इसके साथ ही मैं एक और आपसे चर्चा करना चाहूंगा कि आखिर छत्तीसगढ़ की बीजेपी सरकार को पत्रकारों से क्या खुन्नस है। आखिर क्यों रमन सिंह सरकार इस तरह से पत्रकारों को बेरहमी से निशाना बनाती है, क्या वजह है इसके पीछे। देखिए, सबसे पहले तो मैं सीडी पर आता हूं। यही बात मैंने उस वक्त भी कही थी जब आपको याद होगा किस तरह से आम आदमी पार्टी नेता संदीप कुमार की सीडी बाहर आई थी। यह बात उस वक्त मैंने कही थी और आज मैं ये बात यहां पर भी कह रहा हूं। दो वयस्क यानी दो अडल्ट्स अपने घर में अपने निजी स्पेस में क्या करते हैं, यह उन दोनों के बीच में है। यह उन दोनों के बीच में है। अगर लड़की के साथ बलात्कार नहीं किया जा रहा, अगर लड़की के साथ जबरदस्ती नहीं की जा रही, अगर लड़की को किसी तरह से एक्सप्लॉइट नहीं किया जा रहा, उसे यातना नहीं दी जा रही, तब तक यह गुनाह नहीं है। और एक शादीशुदा व्यक्ति के लिए भी यह गुनाह तब तक नहीं है जब तक उसकी पत्नी एडल्ट्री को लेकर उसके खिलाफ कंप्लेंट ना करे। लिहाजा उस सीडी में छत्तीसगढ़ के पीडब्ल्यूडी मंत्री, उनके परिवहन मंत्री हैं या नहीं, यह विषय अलग है। वो सीडी जो मैंने देखी है, हां वो सीडी मैंने देखी है, वो सीडी मैंने देखी है दोस्तों। और उस सीडी में किसी भी सूरत से यह नहीं दिखाई दे रहा कि उस लड़की के साथ कोई जबरदस्ती की जा रही है। कोई जबरदस्ती नहीं की जा रही उस लड़की के साथ में। मगर सवाल यह कि क्या वो राजेश मूणत है। तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि मैंने जो सीडी देखी है, मैं दावे के साथ नहीं कह सकता कि वो राजेश मूणत है। पहली बात। दूसरी बात, जैसे मैंने आपको बताया, उसमें किसी तरह की कोई जबरदस्ती नहीं दिखाई दे रही, किसी तरह का कोई एक्सप्लॉयटेशन नहीं दिखाई दे रहा। तीसरी बात, जब वो वीडियो शुरू होता है तो एक जगह पे उस पे छेड़छाड़ दिखाई देती है। वो क्या छेड़छाड़ है, मैं उस पर बहुत विस्तार से नहीं जानना चाहता हूं, क्योंकि देखिए, मैं आपके साथ एक विषय पर तब तक नहीं जुड़ता हूं जब तक मैं तथ्यों के बारे में पूरी तरह से पुख्ता ना हूं। इस वीडियो में बहुत से झोल हैं। यह दावा नहीं किया जा सकता कि यह राजेश मूणत हैं। यह भी नहीं कहा जा सकता कि उस लड़की के साथ कोई जबरदस्ती हो रही है। और जैसे कि मैंने कहा कि जैसे ही वीडियो शुरू होता है तो ऐसा लगता है उसके साथ कोई छेड़छाड़ की गई है। अब आते हैं कि राजेश मूणत कौन है। यह बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और बहुत ध्यान से सुनिएगा आज जो मैं आपसे कहने जा रहा हूं। राजेश मूणत दरअसल छत्तीसगढ़ के पीडब्ल्यूडी और परिवहन मंत्री हैं। मैं आपको बात बता दूं कि एबीपी न्यूज में मेरे सहयोगी ज्ञानेंद्र तिवारी, जो हमारे संवाददाता हैं रायपुर में, उन्होंने एक रिपोर्ट की थी और रिपोर्ट यह थी कि किस तरह से अवैध ढंग से ट्रक वालों से अवैध चुंगी पैसे वसूल रहे हैं। और परिवहन मंत्री कौन था? राजेश मूणत। तो जब मेरे सहयोगी ज्ञानेंद्र तिवारी उनके पास उनसे प्रतिक्रिया लेने गए तो राजेश मूणत ने बहुत ही बदतमीजी से उनसे कहा कि मैं मंत्री हूं, मैं तुम्हारे सवालों का जवाब दूंगा। राजेश मूणत के बारे में अगर आप स्थानीय पत्रकारों से बात करें तो ये रमन सिंह के, यानी मुख्यमंत्री रमन सिंह के एक तरह से राइट हैंड मैन है। बहुत ताकतवर व्यक्ति हैं, मगर निहायत ही बदमिजाज। पत्रकारों से सीधे मुंह बात नहीं करते। इनसे आप मिलने जाओ तो ये कहते हैं कि मैं मंत्री हूं, मैं थोड़ा ना सवालों का जवाब दूंगा। मगर जब ज्ञानेंद्र की रिपोर्ट का असर हुआ दोस्तों, तब जाकर मजबूर होना पड़ा राजेश मूणत को अपनी बात रखने के लिए। और राजेश मूणत के इसी रवैये के साथ जुड़ा हुआ है छत्तीसगढ़ सरकार का रवैया भी। और आज यही सवाल मैं अपने इस वीडियो ब्लॉग के जरिए आपके सामने रख रहा हूं
कि आखिर छत्तीसगढ़ की रमन सिंह सरकार क्यों पत्रकारों को निशाना बनाती है। देखिए, विनोद वर्मा सीडी प्रकरण, मैं उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं। मैं एक ही चीज जानता हूं विनोद वर्मा के बारे में कि जब पत्रकारों को लगातार छत्तीसगढ़ सरकार निशाना बना रही थी तो एक फैक्ट फाइंडिंग मिशन गया था। उस फैक्ट फाइंडिंग मिशन में विनोद वर्मा शामिल थे। उसी फैक्ट फाइंडिंग मिशन में सीमा चिश्ती इंडियन एक्सप्रेस की शामिल थी। तो क्या विनोद वर्मा को उस वजह से निशाना बनाया गया है? विनोद वर्मा कह रहे हैं कि उनके पास सेक्स सीडी था राजेश मूणत का। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, उस सेक्स सीडी में मैं किसी निष्कर्ष पर नहीं निकल पा रहा हूं, इसलिए मैं उस सेक्स सीडी के आधार पर राजेश मूणत को कटघरे में नहीं रखूंगा। मगर मैं छत्तीसगढ़ सरकार को कटघरे में जरूर रखना चाहूंगा, और इसके लिए मैं आपके सामने दो मिसालें पेश करना चाहूंगा, पत्रकार संतोष यादव और पत्रकार प्रभात कुमार। क्या आप जानते हैं कि छत्तीसगढ़ के अंदर प्रभात कुमार नाम के पत्रकार को जेल में इसलिए डाल दिया गया था, गौर से सुनिएगा मैं क्या कहने वाला हूं, जेल में इसलिए डाल दिया गया था क्योंकि उन्होंने व्हाट्सएप पर एक मजाक किया था वहां के बस्तर के आईजी एसआर कल्लूरी के साथ। एसआर कल्लूरी इतने नाराज हो गए कि उन्होंने प्रभात कुमार को जेल में डाल दिया। अरे भैया, हम नॉर्थ कोरिया में नहीं रह रहे हैं, यह प्रजातांत्रिक भारत है। बहुत अच्छी बात है, कल्लूरी साहब जो पत्रकारों से बदतमीजी करते थे, जो कार्यकर्ताओं एक्टिविस्ट से बदतमीजी करते थे, उन्हें रुखसत कर दिया गया है, अब वो आईजी नहीं है। मगर कल्पना कीजिए, आपने किसी के साथ व्हाट्सएप पर मजाक किया और आपको जेल भेज दिया जाए। यह गुनाह था प्रभात कुमार का, जो एक पत्रकार हैं। अब मैं दूसरी मिसाल आपके सामने लेकर आता हूं। दूसरी मिसाल है दोस्तों संतोष यादव की। संतोष यादव वो पत्रकार है बस्तर का जो लगातार आदिवासियों के हितों के बारे में बात करता रहा है। हमेशा वो आदिवासियों से मिलता रहा है, उनके हितों की बात करता रहा है, और इसी के चलते संतोष यादव को जेल में डाल दिया गया। और वहां के सीएसपीए वहां का वो कानून है जो बिल्कुल मकोका की तरह, या एक जमाने में जो टाडा हुआ करता था, बिल्कुल इसी तरह का वहां सीएसपीए कानून है, छत्तीसगढ़ स्पेशल पुलिस एक्ट। संतोष यादव को कई महीनों तक जेल में रखा गया, उसे यातनाएं दी गई, उसे टारगेट किया गया, उसके बच्चे थे, और सरकार को बिल्कुल भी उस पर तरस नहीं आया। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं ये बातें यहां नोएडा या दिल्ली में बैठ के नहीं कर रहा हूं। मैं जमीन पर गया था, और मैंने, आपको याद होगा, मैंने एक रिपोर्ट फाइल की थी ऑपरेशन लाल जंगल। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि किस तरह से निशाना बनाती है छत्तीसगढ़ में सरकार जो है। वो वीडियो का एक अंश में अब आपको दिखाना चाहूंगा। देखिए किस तरह से संतोष यादव को निशाना बनाया गया। मगर यहां से कुछ दूर एक पत्नी और उसके 3 बच्चों को अपने पति का इंतजार है। और बच्चे लोग भी मेरे को रोज पूछते हैं पापा कब आएंगे, मम्मी बोल के मैं क्या बोलूंगी। लोग नहीं है बेटा, काम करने गए हैं बोलता। संतोष यादव पेशे से पत्रकार, मगर इनका दोष सिर्फ इतना था कि इन्होंने 5 आदिवासियों की आवाज को आगे पहुंचाने की हिमाकत की। नतीजा, उन पर विवादित छत्तीसगढ़ स्पेशल पब्लिक सिक्योरिटी एक्ट की धारा लगा दी गई। पूनम जी, बताइए, आपके 3 बच्चे भी हैं, क्या ये 3 बच्चे कभी सवाल पूछते हैं कि पापा कहाँ गए? कितना मुश्किल होता है ये सवाल का जवाब देना आपके लिए? पूछते हैं, मतलब उन लोग पूछते हैं कि पापा कहाँ गए हैं मम्मी बोल के, तो मेरे को बहुत दुख लगता है कि आपके पापा वहाँ गए हैं बताने के लिए, और रोते हैं बच्चे लोग। उनके पापा के बगैर नहीं रहते, भले मैं एक दिन नहीं रहने चल जाता है, लेकिन इन लोग पापा के बिना नहीं रहते हैं। और जब से मेरी छोटी वाली गुड़िया पैदा हुई तब से वो तो और ज्यादा बीमार भी रहती है, उसके कारण और परेशान होते रहती हूँ। और बच्चे लोग भी मेरे को रोज पूछते हैं पापा कब आएंगे, मम्मी बोल के मैं क्या बोलूंगी। लोग
जी मैं जानता हूँ बहुत मुश्किल लम्हा ये। एक सवाल और आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है, वो जब भी छूट के आएंगे तब क्या आप चाहेंगी कि वो पत्रकार बने रहें, क्योंकि वो जेल में हैं, वो इसलिए हैं क्योंकि उनकी रिपोर्ट की वजह से बताया जा रहा है। क्या आप उनसे कहेंगी कि वो पत्रकार बने रहें या छोड़ दें इस पेशे को? नहीं, मैं तो नहीं कहूंगी कि उनको पत्रकार काम छोड़ो बोल के। मैं तो, मेरे को और भी खुशी होगा कि मेरे पति अच्छा काम कर रहे थे, आगे जाके और भी अच्छा काम करे और पत्रकारी का काम कभी भी ना छोड़े, बस यही चाहती हूँ। तो कम से कम ये एक संदेश तो ये सुना एक आपने? संदेश है। सुना आपने संतोष यादव जिनकी पत्नी क्या कह रही हैं? वो संतोष यादव जिसे रमन सिंह सरकार ने जेल में डालकर यातनाएं दी, टॉर्चर किया, उनकी पत्नी कह रही हैं कि मैं चाहती हूं कि मेरे पति बाहर आकर भी पत्रकारिता जारी रखें। तो ऐसे में मैं पूछना चाहता हूं छत्तीसगढ़ की रमन सिंह सरकार से, मैं पूछना चाहता हूं बीजेपी के समर्थकों से, क्या तुम ऐसे पत्रकारों को दलाल कहोगे? क्या तुम ऐसे पत्रकारों को नक्सली कहोगे? उसकी पत्नी, 3 बच्चे हैं उसके, वो क्या कह रही है? सुना आपने उसको कि वो बाहर आ जाएंगे तब भी मैं चाहूंगी कि वो पत्रकारिता जारी रखें, पत्रकारिता जारी रखें। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि संतोष यादव जैसे पत्रकार हमारे समाज के जो न्यूनतम जगह पर रह रहे लोगों के हक की बात करते हैं, उनके अधिकार की बात करते हैं। वो जिन्हें सरकार भूल जाती है, संतोष यादव उनकी बात करते हैं। और यह सरकार संतोष यादव जैसे पत्रकारों के साथ उन्हें प्रॉब्लम है। दोस्तों, आप विश्वास नहीं करेंगे, जब मैं इस रिपोर्ट के लिए छत्तीसगढ़ गया था, हम विनोद वर्मा की बेशक बात कर रहे हैं, मगर मैं आपको बता रहा हूं कि छत्तीसगढ़ सरकार किस तरह से पत्रकारों को टारगेट करती है। जब मैं गया था तो मैं एक परिवार से मिला, एक विधवा, उस विधवा के 7 बच्चे और उसके पति को एक रात पुलिस उठाकर ले गई, नक्सली बताकर उसको मार डाला गया। उसकी लाश अगले दिन 3 बजे, नक्सली बताकर। इस आदमी के पास बैंक अकाउंट है, इस आदमी के पास आधार कार्ड है, पुलिस ने मार दिया उसे ऐसे। और अब पुलिस को समझ नहीं आ रहा कि वो कहां देखे। तुमने जान ले ली। यह है रामराज्य छत्तीसगढ़ सरकार का। आप देखना चाहेंगे कि हिडमा सालिंगा के साथ क्या हुआ? आइए वो रिपोर्ट मैं आपको दिखाता हूं, उसका हल्की सी एक झलक देखिए। 3 बजे और अगले दिन उसकी लाश मिली थी। हम घुस रहे हैं हिडमा के घर में और यहां पे उसका पूरा परिवार रहता है, उसकी पत्नी, उसके पिता और उसके 7 बच्चे। आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये जो महिला हैं, ये उनकी पत्नी गुल्ला हैं और साथ ही उनके 7 बच्चे जिनको अभी आपसे कुछ देर पहले आपने देखा। उनके पिता भी हमारे साथ में हैं और स्वाभाविक सी बात है, उस घटना को आज तक वो परिवार भूल नहीं पाया। पुलिस ने क्यों मारा उस शख्स को? आप कहते हो वो नक्सली समर्थक नहीं था, क्यों मारा पुलिस ने? वो नक्सली तो नहीं था, क्योंकि उसके पास राशन कार्ड है, आधार कार्ड है, बैंक अकाउंट है, उसको ये अटल आवास, इंदिरा आवास भी मिला हुआ है। ये कैसा नक्सली था? अपनी पत्नी और 7 बच्चों के साथ गरीबी मगर शांति का जीवन बिताने वाले हिडमा को पुलिस ने कैसे नक्सली मान लिया? एक चीज जो मेरे समझ के परे है कि क्या किसी नक्सली का आधार कार्ड हो सकता है? आप देख सकते हैं हिडमा कश्यप का बाकायदा आधार कार्ड है। यहाँ आप देख सकते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में उसका अकाउंट था और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये उसका राशन कार्ड था। तो ये चीज किसी भी समझ के परे है कि अगर कोई कट्टर नक्सली है जो कि ऑपरेशंस में जुटा हुआ है या किसी तरह का समर्थक भी है, तो उस शख्स का क्या आधार कार्ड होगा या किसी तरह से उसका बैंक अकाउंट होगा या राशन कार्ड होगा? इन तमाम सवालों के जवाब यहाँ के सुरक्षा बलों और महकमे को देना निहायत ही जरूरी है। मैं ये जानना चाहता हूँ, ऐसा शख्स कैसे नक्सली हो सकता है? ये अभी की घटना है और इसको हम लोगों ने गंभीरता से लिया है। इस घटना की मजिस्ट्रियल जांच जारी है और मजिस्ट्रियल जांच में ये बात सामने आएगी कि इसमें यदि पुलिस का कोई भी कर्मचारी दोषी है और अधिकारी, तो निश्चित रूप से उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।
सूत्रों का कहना है कि प्रथम दृष्टि में इलाके के थाना इंचार्ज कटघरे में है, मगर हिडमा तो हमेशा के लिए खामोश हो गया। तो दोस्तों, आपने देखा हिडमा एक आधार कार्ड धारक, एक बैंक अकाउंट होल्डर, मगर उसे एक नक्सली आतंकवादी बताकर पुलिस ने मार दिया। और आप जानते हैं, संतोष यादव जैसे पत्रकार इन आदिवासियों की लड़ाई लड़ रहे हैं, इन आदिवासियों की लड़ाई लड़ रहे हैं। और क्या आप जानते हैं कि एसआर कल्लूरी जैसे लोगों को ताकत कहां से मिलती है? क्या आप जानते हैं एसआर कल्लूरी जैसे लोगों को ताकत कहां से मिलती है? एसआर कल्लूरी जैसे लोगों को ताकत जो है दोस्तों, वो इन तस्वीरों के जरिए मिलती है। ये देखिए, देख रहे हैं आप? क्या आप देख सकते हैं एसआर कल्लूरी? एसआर कल्लूरी जैसे लोगों को बेजा ताकत मिली हुई थी, और यह ताकत सीधे उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से मिली हुई थी। मैं जानता हूं कि प्रधानमंत्री और अजीत डोभाल दोनों चाहते थे कि किसी भी कीमत पर इस मुद्दे का समाधान हो, मगर आप भी जानते हैं, नोटबंदी के बावजूद, नोटबंदी के अगले 2 से 3 महीनों में नक्सलियों ने कितने लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। वो समस्या खत्म नहीं हुई। अभी भी ऐसे कई इलाके हैं जहां पुलिस कदम नहीं रखती है नक्सलियों के डर से। छत्तीसगढ़ में अभी भी ऐसे इलाके हैं, आंध्र प्रदेश में ऐसे भी कई इलाके हैं। वो समस्या अभी भी मुंह वाहे खड़ी है। मेरा सवाल यह कि क्या इसके लिए आप पत्रकारों को निशाना बनाएंगे? वो पत्रकार जो कि आदिवासियों के हक की बात करते हैं, क्या आप इसके लिए बेला भाटिया जैसे लोगों की बात करेंगे? वो कमजोर बेला भाटिया, शारीरिक तौर पर कमजोर बेला भाटिया, जो गांव में अकेली अपने घर में रहती है और आप बार बार उसे जान से मारने की धमकी देते हैं। मैं ये समझ नहीं पाता हूं कि हम ऐसे में इसे प्रजातंत्र कैसे कह सकते हैं? कैसे कह सकते हैं आप इसे प्रजातंत्र? कितना बड़ा छलावा है। आप लोगों के लिए बहुत आसान है पत्रकारों को गालियां देना, आप लोगों के लिए बहुत आसान है पत्रकारों के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल करना, मगर जिस पत्रकार की पत्नी यह कहती है कि मेरे पति 6 से 7 महीने 1 साल तक जेल में रहने के बाद जब बाहर आएंगे, मैं तब भी उनसे नहीं कहूंगी आप पत्रकारिता छोड़ दो, जबकि उसके पति को जान जाने का खतरा है, तो आप सोच सकते हैं कि क्या जज्बा है उनके साथ। मैं जमीन पर काम कर रहे ऐसे पत्रकारों के लिए के साथ हूं, जिन्हें बहुत कम पैसे मिलते हैं रोजी रोटी के लिए, पेट काट के जीते हैं ऐसे पत्रकार। मैं आपके साथ हूं, और मैं आपके साथ सिर्फ यहां दिल्ली या नोएडा में बैठ के नहीं हूं। आप लोग खुद जानते हैं कि मैं ग्राउंड में जाता हूं, मैं जमीन पर जाता हूं। इस रिपोर्ट के लिए हम 3 दिन थे, मैं, ज्ञानेंद्र तिवारी और मेरे कैमरामैन मान, और हमने बहुत मुश्किलात में, बहुत खतरों के बीच ये रिपोर्टिंग की थी। ऑपरेशन लाल जंगल आप देख सकते हैं, मेरे फेसबुक पेज पे है। तो आज मैं यही कहना चाहता हूं कि हमारा प्रजातंत्र किसी भी सूरत में पूरा नहीं हो सकता अगर आप इस तरह से पत्रकारों को निशाना बनाएंगे। यह प्रजातंत्र नहीं है फिर। और मुझे यह कहने में थोड़ी सी भी हिचक नहीं है कि आजाद भारत के इतिहास में डॉक्टर रमन सिंह की सरकार सबसे ज्यादा बदनाम है पत्रकारों को निशाना साधने के मामले में, सबसे ज्यादा, और इनका रिकॉर्ड सबसे ज्यादा खराब माना जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। अगर आप लोगों के कोई भी कमेंट्स हैं, बहुत आसान है दोस्तों, उसे आप शेयर कीजिए मेरे इस ब्लॉग को, और ऊपर आप अपने कमेंट्स दे सकते हैं। इसी तरह से उम्मीद है मैं आपके साथ अलग अलग विषयों के साथ जुड़ता रहूंगा। वीकेंड है, अपने परिवार के साथ वक्त बिताइए, क्योंकि हमारे परिवार से बेहतर कोई चीज नहीं है। परिवार के साथ वक्त बिताइए, और सैटरडे संडे टीवी मत देखिए, न्यूज चैनल्स मत देखिए, पिक्चर देखिए, मजे कीजिए, ऐश कीजिए। ख्याल रखिए अपना। गॉड ब्लेस, गुड नाइट, शुभ रात्रि।